हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एमटीएस इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रीवियस पेपर है 2022 का। एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, हुआ था 2 मई से 20 जून के बीच में, और हम लोग 2 तारीख वाला और 3 तारीख वाला पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज 4 तारीख वाला मतलब 4 मई वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसके भी 2 सेट हम लोग लगा चुके हैं। आज शिफ्ट 3 वाला करने जा रहे हैं जो 3 से 5:30 के बीच में हुआ था। तो 3 ये भी हो जाएंगे जब, तो इसके हमारे कितने सेट हो गए? कुल 9 सेट हो गए। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके हम लोग इसको ख़त्म कर लेंगे। इसके पहले 2021 का जो एमटीएस वाला पेपर हुआ था 2021 वाला, उसके भी 48 सेट हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो वो प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है, आप लोग देख लीजिएगा। जब तक ये पूरा हो रहा है तब तक उसको भी देख डालिए, इसको भी देख डालिए। एक दिन में 2 देखते रहिए। आपका सितंबर में पेपर है, अगस्त चल रहा है, केवल बचा कितना? अगस्त के बाद सीधे सितंबर ही आ जाएगा, तो समय ही कितना बचा हुआ है। तो वो 48 सेट वो हैं, तो उनको साथ में देखते रहिए और ये भी साथ में हो जाएंगे। ठीक है, PDF इसी के साथ अटैच किया हुआ है। और इसमें तो CHSL का पेपर चल रहा है, तो जिनका CHSL का पेपर चल रहा होगा उनके लिए भी भैया 36 सेट CHSL के भी लगे हुए हैं। आपके पास जितने भी दिन बचे हुए हैं वो सेट देख लीजिए, और जो लोग पहले से देख रहे हैं उनकी कुछ कोई बात नहीं। तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हुए हैं। ठीक है, जो गलत हुए हैं वो क्यों हुए ये जानना तो आपका हक बनता है ना। तो वो फिर शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें करना क्या, देखो खाली जगह भरना है। ठीक, स्टेटमेंट वगैरह के चक्कर मत पड़ो, जो ब्लैंक दिख जाए तो उसको रहने दो। लिखा है डोंट यू बी क्लेवर विद मी बॉय। इन्होंने कहा डोंट यू बी क्लेवर विद मी बॉय। देखो क्वेश्चन नहीं है, ठीक, क्वेश्चन मार्क नहीं है, देखो एक्सक्लेमेशन के निशान लगाए। तो इन्होंने कहा बच्चे मेरे साथ बहुत चालाकी मत करो। ठीक है, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर रियली डैश। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रियली तुम क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो। ठीक है ना, ये बताओ। तो व्हाट यू आर रियली, तो व्हाट यू आर रियली अप अबाउट, ये तो होता नहीं। इनटू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इनटू तो प्रवेश करने के लिए लगेगा, ऑन भी नहीं। क्या होगा? अप टू। देखो जैसे हम लोग लगाते हैं अप टू का मतलब हम कोई काम करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम कहें व्हाट यू आर अप टू, मतलब क्या करने वाले हो। ठीक है, डू यू नो व्हाट आई एम अप टू, मतलब क्या आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ। तो अप टू लगता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, क्लियर हो गई ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, फिर से फिलर का। आगे हिज प्लेस वाज डैश, उसकी जो जगह थी वो डैश कर दी गई इन द टीम, मतलब टीम में। आफ्टर ही डिस्प्लेड हिज एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल। ठीक, जो क्रिकेट के शौकीन लोग हैं उनको तो पता चल गई होगी। एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल का मतलब क्या हुआ? 1 ओवर में 3 चौके 2 छक्के, ये होता है एक्सप्लोसिव बैटिंग टाइम। मतलब यही क्राइटेरिया नहीं है, धुआंधार चौके छक्के धुआंधार रन की बरसात करें तो उसको कहते हैं एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल। जब उसने मैच में अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग स्टाइल दिखाई तो उसकी जगह टीम में क्या हो गई? उसकी जगह टीम में हो गई, हिंदी के हिसाब से पक्की हो गई। ठीक है ना, तो उसकी जगह टीम में पक्की हो गई। पक्की होने के लिए क्या लगाओगे? सीमेंटेड हो गई। हाँ, इडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीमेंटेड हो गई। देखो जब कोई चीज़ सीमेंटेड हो जाती है तो वो पक्की हो जाती है। तो सीमेंटेड का यूज हम लोग ऐसे अंग्रेजी में कर लेते हैं। सीमेंटेड का मतलब ये नहीं कि आप दीवार या छत बनाने के लिए ही यूज करें। ठीक है, कहीं अपनी जगह पक्की करने के लिए भी लगता है। बी लिटिल का मतलब क्या हुआ? देखो लिटिल एक एडजेक्टिव है और लिटिल का मतलब क्या होता है? कम, बहुत कम। अगर इसके पहले भी लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगी? वर्ब हो जाएगी। मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू को, किसी चीज़ के इंपॉर्टेंस को या उसके अमाउंट को कम कर देना। तो बी लिटिल, अब ये तो है नहीं, उसकी जगह कम, उसकी वैल्यू कम हो गई, ऐसा हुआ नहीं है। फर्मेंटेड, फर्मेंटेशन साइंस पढ़े होगे। फर्मेंटेशन क्या होता है? किण्वन होता है, जब वो खमीर वगैरह करा करते हैं उसके लिए फर्मेंट करते हैं। अफेक्टेड का मतलब होता है बुरी तरह से प्रभावित होना। यार एक्सप्लोसिव बैटिंग करेगा तो उसकी टीम में जगह जो होगी वो अफेक्टेड थोड़े हो जाएगी, बुरी तरह थोड़े प्रभावित, अच्छे से प्रभावित होगी। तो फिलहाल जितने ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहे हैं उनमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो नज़र आ रहा है वो यही वाला है, सीमेंटेड वाला। क्लियर, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है? ऑप्शन में एक नो एरर दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में एक नो एरर दिया हुआ है तो स्टेटमेंट छोड़ दो, मतलब ये सेंटेंस में कहीं एरर हो यही निकाल लो। लिखा है इम्प्रूव्ड पॉलिशिंग इज वाइटली। ठीक, इम्प्रूव्ड पॉलिशिंग का मतलब क्या हुआ? जो हमारी पुलिस का तरीका है।
तो उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पुलिसिंग का मतलब ये हो गया कि इम्प्रूव्ड पुलिसिंग, कि जो कोई आदमी है जिसको कोई कष्ट है, जिसको कोई तकलीफ़ है, वो पुलिस से अपनी बात कहने में डरे ना, संकोच ना करे। तो थोड़ा सा फ्रेंडली होना होगा। अब इतना भी फ्रेंडली नहीं कि आदमी सिर पे चढ़ जाए, तो मतलब आदमी के अंदर से पुलिस से अपनी बात कहने में डर ना लगे, ये वाली चीज़। तो इम्प्रूव्ड पुलिसिंग इज़ वाइटली नहीं, वाइटल, जरूरी है। इम्प्रूव्ड पुलिसिंग क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। जरूरी एडजेक्टिव है, तो वाइटली नहीं, क्या होगा? इज वाइटल, इज नेसेसरी, इज इम्पोर्टेंट, ऐसे लगाओ। बट नॉट सफिशिएंट, इन्होंने कहा केवल इतना सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन वो जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो आप वाइटल लगाओ, वाइटली नहीं, क्योंकि वाइटली एडवर्ब होगा और हमें एडजेक्टिव की ज़रूरत है। तो एरर कहाँ मिलेगी बेटा? एरर मिल गई, ये जो वाइटली लिखा हुआ यही गलत था, यहाँ वाइटल होना चाहिए था, तो पहला वाला ऑप्शन होगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब आपका चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में देखो फिर फिलर आ गया। ठीक, द फर्स्ट टाइम दैट न्यूक्लियर रेडिएशन हैज़ बीन वॉश्ड ऑफ। द फर्स्ट टाइम का मतलब पहली बार जो न्यूक्लियर रेडिएशन था वो क्या हो गया? वॉश्ड ऑफ हो गया। वॉश्ड ऑफ का मतलब वो धुल गया। कैसे? विद अ डैश सार। सावर का मतलब क्या हुआ? बौछार, मतलब थोड़ी सी बारिश, वही बौछार होता है सावर का, लेकिन यहाँ बौछार का मतलब हो गया बारिश हो गई, पहली बारिश। तो अब बारिश के लिए कौन सा वर्ड लगा? क्विक सार या फास्ट सार या एनर्जेटिक सार या स्पीडी सार? देखो, स्पीडी तब होता है जब बहुत तेज़ स्पीड में हुआ हो। फास्ट सार का मतलब भी वही होगा जब बड़ी तेज़ स्पीड में हुआ हो। तो बारिश स्पीड में नहीं होती है, बारिश स्पीड में नहीं होती। आपको बारिश की स्पीड बताने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ना तो फास्ट होगा ना तो ये होगा। अब बारिश एनर्जेटिक या लिविंग के लिए यूज़ किया जाता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। फिर क्या होगा? क्विक सार। क्विक सार का मतलब क्या हुआ? 5 मिनट की बारिश हुई और उसी में सारा रेडिएशन धुल गया। क्विक ये होता है, क्विक मतलब 5 मिनट 10 मिनट की बारिश हुई और सब धुल गया, ये होता। तो सबसे सुटेबल क्या होगा? क्विक सार होगा। आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? एक ये पैसेज नहीं जी, एक फ्रेज दिया हुआ है। फ्रेज के लिए आपको एक वर्ड यूज करना है, ठीक है ना? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ये हो गया वन, ये हो गया वर्ड, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? OWS लिखो, समझे ना? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ये एक फ्रेज है, इसके लिए आप एक वर्ड ढूंढो, उसमें क्या सुटेबल वर्ड लगेगा। देखो लिखा है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट। इंटरप्रेट का मतलब होता है समझाना, ठीक? इंटरप्रेट करते हैं तो क्या करते हैं? आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कहीं कोई चीज़ कठिन होती है, आप लोगों को नहीं समझ में आता, तो उसको हम क्या करते हैं? इंटरप्रेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। या अंडरस्टैंड मतलब समझना, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो समझना और समझाना कठिन है। समझना कठिन है या समझाना कठिन है, तो इसके लिए आप सुटेबल वर्ड क्या यूज करेंगे बताओ? इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे इसमें इनिग्मेटिक। क्या यूज करेंगे? ये वर्ड लगेगा इनिग्मेटिक, समझ गए? इनिग्मेटिक का मतलब क्या होता है? ठीक, इनिग्मेटिक का मतलब होता है वही एक्सप्लेन, जिसको हम आराम से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको आसान नहीं बनाया जा सकता, जिसको आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये इनिग्मेटिक होता है। अब जो वर्ड बचे हुए हैं देखो, एंडेमिक है, ठीक? एंडेमिक का मतलब क्या होता है? देखो, महामारी होती है, एक एंडेमिक होता है, देखो कितने होते हैं, मैं लिख रहा हूँ। एंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है, एपिडेमिक, और एक पैंडेमिक होता है, एपिडेमिक और एक पैंडेमिक होता है, ठीक है? इनमें थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा? देख लो। एंडेमिक क्या होता है? एक स्मॉल एरिया में होता है, एक छोटी सी जगह में, मान लो एक किसी शहर के एक एरिया में, एक मोहल्ले में हो गया, तो एंडेमिक कोई महामारी इस तरह से फैलती है जो एक मोहल्ले को प्रभावित करती है, एंडेमिक हो गया। एपिडेमिक थोड़ी बड़ी एरिया में, जैसे पूरा एक स्टेट प्रभावित कर दिया, एक पूरा राज्य को प्रभावित कर दिया, तो एपिडेमिक होता है। या मान लो एक देश को प्रभावित कर दिया। पैंडेमिक क्या होता है? जो पूरे विश्व को प्रभावित किया, जैसे भी कोरोना फैला था तो वो पैंडेमिक था, पैंडेमिक हो गया था, ठीक? समझ गए? तो ये एंडेमिक समझ में आ गया। अब इम्यूलेट है, एक वर्ड देखो। इम्यूलेट का मतलब क्या होता है? हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं, इम्यूलेट का मतलब कॉपी करना, इमिटेट करना लिख दूँ, इमिटेट करना, इमिटेट मतलब किसी चीज़ की आप कॉपी कर रहे हैं। या सिमुलेट एक वर्ड आता है, SIMULATE, तो इमिटेट, सिमुलेट और इमुलेट ये सब एक ही है,
ठीक है, इमिटेट, इमुलेट, सिमुलेट सब एक है। तो ये हो गया कॉपी करना किसी की। एक्सप्लिकेबल, तो एक्सप्लिकेबल वही एक्सप्लेन करने से बना हुआ है, एक्सप्लिकेट से ये बना है, समझ गए, ये किससे बना है, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसको, वो क्या होगा, एक्सप्लिकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ना कि एक्सप्लेन। तो अगर ये अपोजिट हो गया ना उसका, ये डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन में क्या आएगा, एनिग्मेटिक, और आसान हो, इजी टू एक्सप्लेन, तो क्या होगा, एक्सप्लिकेबल होगा। क्लियर। तो आपका आंसर जो था वो था एनिग्मेटिक, और ये 5वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है, देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर गिवन, वही मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ये इतना दिया हुआ है, इसकी मीन इसके लिए एक वर्ड लगाओ। लिखा है अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, खुशी और हैप्पीनेस, मतलब खुशी और एक्साइटमेंट की फीलिंग को क्या कहते हो, एक्सिलरेशन, हाँ यही तो है। एक्सिलरेशन का मतलब बहुत खुशी महसूस करना, बहुत ही चीयरफुल होना, बहुत ही जॉयफुल होना, ठीक है। सिमुलेशन, अभी थोड़ी देर पहले तो बताए थे, आज सिमुलेट मैंने बताया था ना, सिमुलेट का मतलब इमिटेट करना, इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन में था इमिटेट, सिमुलेट या इमुटेट ऐसे था। और डिसोलेशन, डिसोलेशन का मतलब होता है जब हम किसी जगह को छोड़ के चले जाते हैं और वो जगह क्या होती है, वीरान हो जाती है, जहाँ वीराना छाया होता है। और पैशन का मतलब क्या होता है, जुनून होता है, जोश या जुनून, किसी चीज़ का उन्माद एक तरह का होता है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें, एक्सिलरेशन हो गया। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या करना, देखो यहाँ मिला हमको नो एरर, तो मतलब इसको पढ़ के ज़रा देखो कहाँ गलती है। वाइल पर्सिमंस, पर्सिमंस क्या होते हैं, पर्सिमंस, खुरमा सुना है, खुरमा एक खाने वाली चीज़ होती है, वो जैसे टमाटर होता है, टमाटर की तरह का होता है, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो पर्सिमंस होता है मतलब टमाटर की तरह का होता है। कैन बी यूज इन पाइज एंड टार्ट्स, पाइज एंड टार्ट्स ऐसे मतलब समझ लो जैसे हम लोग पकौड़ी वकौड़ी नहीं खाते हो, ब्रेड का बना हुआ पकौड़ा, पकौड़ी, इस तरह की चीज़ें होती हैं, पाइज एंड टार्ट्स होती हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि पर्सिमंस जो है वो पाइज एंड टार्ट्स पर मतलब ऐसे समझ लो ना, पकौड़े के साथ यूज किया जा सकता है, लेकिन यू कैन आल्सो एन्जॉय देम प्लेन। तो मतलब प्लेन भी मतलब बिना चटनी, जैसे कहते हैं बिना चटनी के भी आप उसको प्लेन भी एंजॉय कर सकते हैं, और चाहे तो पर्सिमंस उसमें यूज कर लें। अब ये तो हो गया उसका मतलब। अब चलो इसमें एरर ढूंढो। तो लिखा है व्हाइल पर्सिमंस कैन बी, देखो ये कैन के बाद बी लगा है, और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती नहीं है। फिर वही कहानी वर्ब फॉर्म की, बार बार वही दोहरवा रहे हो, मतलब दो वीडियो हैं, देख लो, वर्ब फॉर्म क्लियर हो जाएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि बी के साथ दो ही चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी और या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी जब एक्टिव वॉइस में होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी जब पैसिव वॉइस में होगा। तो पर्सिमन खुद तो यूज होगा नहीं, उसको यूज किया जाएगा, यानी पैसिव वॉइस होगी। तो बी के बाद ये क्या होना चाहिए, यूज की जगह होना चाहिए कैन बी यूज्ड, ये यूज्ड होना चाहिए था। अब आपका आंसर कहाँ होगा, ये जो यूज लिखा हुआ यही गलत है, पहला वाला आंसर होगा। आगे बढ़ो अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फिर से नो एरर दिया हुआ है, ठीक, पढ़ के देखो। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है कि डिफ़िकल्ट टास्क्स डिमांड, यहाँ देखो टास्क्स क्या हो गया, प्लूरल, तो डिमांड क्या हो गई, प्लूरल है, तो यहाँ भी कोई गलती नहीं है। लॉट ऑफ आवर रिसोर्सेज, यहाँ लिखा है रिसोर्सेज, ठीक है ना। अच्छा, रिसोर्सेज बोले, ये जो लॉट ऑफ लिखा है ये लॉट ऑफ गलत है। हम कैसे लिखते हैं, या तो हम लिखेंगे लॉट्स ऑफ, क्या लिखते हैं, या तो लॉट्स ऑफ, या तो अलॉट ऑफ, क्या लगाएंगे, या तो अलॉट ऑफ लगाएंगे। तो ये देखो ये है अलॉट ऑफ या लॉट्स कहोगे, ठीक। और इन्होंने क्या कहा है, देखो इन्होंने कहा लॉट ऑफ, ठीक, केवल लॉट लिख दिया तो गलत हो गया, इसमें लॉट लिखा हुआ है। आपका आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला हो गया, ठीक ना। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में क्या करें, देखो अपोजिट, जब एक वर्ड दिया हो, 4 ऑप्शन दिए हो, तो सीधे समझ लो, देख लो कीवर्ड क्या है, अपोजिट। अपोजिट मतलब रिलक्टेंट दिया, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, झिझक या हिचकिचाहट। हेजिटेशन क्या होगा, इसका मतलब हेजिटेशन, तो ये हो गया हेजिटेट करना, संकोच करना, हिचकिचाना, ठीक। तो 4 वर्ड की मीनिंग देखो, एक लिखा है केजी, ठीक,
इस केजी का मतलब होता है लीयर। अब लीयर इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, लीयर का मतलब क्या होता है, बहुत ही कुटिल कपटी टाइप का आदमी होता है, जिसके अंदर क्या होता है, कुटिलता होती है, तो कुटिल व्यक्ति, कपटी व्यक्ति होता है। अबेटिस, अबेटिस क्या होता है ना, एक तरह का डिफेंस होता है जो लॉग्स से बना हुआ होता है, मतलब एक के ऊपर एक लकड़ी के लॉग्स लगा करके जो डिफेंस तैयार करते हैं उसी को कहा जाता है एबेटिस, ठीक। और लोथ है, लोथ का मतलब क्या होता है, घृणा, जब आप किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो तो उसको कहते हैं लोथ। और इंक्लाइंड का मतलब होता है उस तरफ आपको झुकाव, मतलब एक तरह से आप उस तरफ इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब हो गया इंटरेस्टेड, INTERESTED, इंक्लाइंड इंटरेस्टेड होगा। रिलैक्टेंट मतलब उसका में आपको हिचकिचाहट है, तो हिचकिचाहट का अपोजिट क्या हो गया, उसमें इंटरेस्ट, ठीक है। तो मिल गया आपका आंसर, ये वाला हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक, नहीं सॉरी 10 पे आ जाइए ना, तो 10 है। 10 में क्या करना है, ये तो अंडरलाइन जैसे दिखे तुरंत समझ जाओ कि इसमें क्या करना होगा। ऑप्शन देखो यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रूवमेंट, तो बस पढ़ के देख लो, अगर यहाँ कोई गलती है तो ठीक है, देख लेंगे उसकी जगह पे क्या होना, नहीं गलती होगी तो कोई बात नहीं। इसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत होगी, ज़रा पढ़ के देखिए आप मेरे साथ। लिखा ही हैड टू ब्रेक सडनली, ये ब्रेक क्या होता है, ब्रेक लगाने वाला, गाड़ी चलाते समय जब हम लोग ब्रेक मारते हैं वो है। तो ही हैड टू ब्रेक सडनली, उसको अचानक ब्रेक मारना पड़ा। टू, ये टू लग गया। तो अब आप ये बताओ कि टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाए थे, हम लोग कई बार बता चुके हैं, फिर वर्ब फॉर्म का मैटर आ गया, मतलब भर के क्वेश्चन वर्ब फॉर्म के हैं। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या कभी कभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब कब लगती है, इसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें पूरा बताया हूँ कब कब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो जो अवॉइडिंग लिखा हुआ है इसकी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा अवॉइड, और अवॉइड के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी अवॉइड हिटिंग। तो देख लो क्या लिखा है, अवॉइड, अवॉइड हिटिंग, यही वे पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे में अवॉइडेड, टू के साथ ये अवॉइडेड लगेगा ही नहीं किसी कीमत पर, ठीक है। तो हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ अपने। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या करना है इसमें, फिर देखो अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन और यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, मतलब वही काम जो इसके पहले वाले में किया था वही करना है फिर से। द कैट वॉज डैश सी लास्टली सी इन द बैकयार्ड, तो सबसे अंत में आखिर में उस बिल्ली को बैकयार्ड में देखा गया था। तो फिर वही बात आई, देखो यहाँ वाज लगा हुआ है, फिर वर्ब की फॉर्म थोड़ी देर पहले जो बताए थे, वाज के बाद मैंने क्या बताया था, बी की कोई भी फॉर्म होती है तो उसके साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। थर्ड फॉर्म लगेगी जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, आईएनजी फॉर्म लगेगी जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, ठीक है। अब आ जाओ, देखें यहाँ कि द कैट वाज सी, कैट ने देखा था कि कैट को देखा गया था। तो यहाँ देखने का काम बिल्ली नहीं कर रही है, बल्कि लोगों ने बिल्ली को बैकयार्ड में देखा था आखिरी बार। तो लास्टली क्या हो गया, सी की जगह क्या होगा, उसको देखा गया था, ये पैसिव में होगा, लास्टली सीन होगा। और दूसरी बात, लास्टली नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा, लास्टली कोई चीज़ नहीं होता, लास्ट होता है। द कोर्ट वाज लास्ट सीन, तो लास्ट सीन इन, ये हो गया लास्ट सीन इन द बैकयार्ड, ठीक है। यहाँ लास्ट के साथ सी लगा दिया, वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी, और यहाँ सा लगा दिया तो वाज के साथ सेकेंड फॉर्म सा भी नहीं लगेगा। दोनों ग्रामेटिकली गलत हैं, केवल पहला वाला ऑप्शन है जो इसमें लग सकता है। आगे आ जाओ 12 नंबर पे, तो आपका ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ब्रैकेटेड है ये, ठीक है। तो इतना ब्रैकेट में किया हुआ है, ब्रैकेट में करने पर भी वही दो चांस है, या तो इम्प्रूवमेंट करना है आपको या तो साइनोनिम एंटोनिम करना है। तो यहाँ पे दिया नहीं, या तो फिर इडियम हो सकता है, ठीक, या तो इम्प्रूवमेंट साइनोनिम एंटोनिम या तो इडियम होगा। तो स्टेटमेंट पढ़ के देखते हैं, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ब्रैकेटेड पार्ट क्या है, ब्रैकेटेड इडियम है, तो ठीक है, इडियम देख लिए तो आगे और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, इडियम का मतलब बताओ। आई थिंक आई माइट टेक फ्रेंच लीव दिस आफ्टरनून टू गो टू द सिनेमा, मूवी देखने जाना है, तो कह रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं फ्रेंच लीव ले लूँ। अच्छा, ये फ्रेंच लीव क्या होती है बताओ। फ्रेंच लीव ऐसे होती है कि बिना बॉस को इन्फॉर्म किए छुट्टी ले लेना, इसी को कहते हैं फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव मतलब क्या होता है, टू एन्जॉय हॉलीडे या टू एन्जॉय लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन योर सीनियर या विदाउट इन्फॉर्मिंग योर बॉस, ठीक है। आ जाओ आंसर में, टू हैव स्लाइट एनकाउंटर विथ, नहीं ये नहीं होगा। एब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना पूछे बिना परमिशन के आप एब्सेंट हो जाते हैं, यही होगा फ्रेंच लीव, दूसरा वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा वाला होगा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या करना है,
यहाँ भी देखो ये ब्रैकेटेड पार्ट है, तो ब्रैकेटेड पार्ट मैंने कहा था या तो इम्प्रूवमेंट करने को होगा, या साइनोनिम एंटोनिम होगा, या तो एडियम होगा। तो यहाँ देखो क्या दिया है, साइनोनिम दिया है, तो इसी का आपको साइनोनिम देना है। ठीक, पहले पढ़ लो तो उसका मतलब तो निकल आए। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश मतलब शुरू से लेकर के अंत तक। द ट्रीटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट्स, जो डिफेंडेंट्स हैं उनका जो इलाज चला, ट्रीटमेंट चला, वाज अ ट्रेवर्सिटी ऑफ लीगल ड्यू प्रोसेस। जो ड्यू प्रोसेस है, जो कानूनी ड्यू प्रक्रिया है, जो निर्धारित प्रक्रिया है, उसका डैश था, पूरा का पूरा उसका डैश था। तो क्या था बताओ। देखो, मोकरी का मतलब होता है मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ा दिया, मजाक बना दिया, कहते नहीं अपने कानून का मजाक बना रखा है, तो ये हो गया एक मोकरी हो गया। स्लरी क्या होता है, स्लरी होता है गारा। अब आप लोगों में से कितने लोग इस बात को समझ गए गारा। भाई देखो, जो लोग यूपी के हैं, खासतौर से इधर पूर्वांचल के हैं, तो वो गारा एक वर्ड होता है जब घर वगैरह बनने लगता है, तो जिसमें ईंट को जोड़ना होता है, तो ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू को मिला करके, सीमेंट बालू उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके गारा तैयार करते हैं, मसाला जो ईंट को जोड़ने के काम आता है। तो सीमेंट बालू मिला करके बनाते हैं, उसको गारा कहा जाता है, मसाला मकान वगैरह जोड़ने के लिए। मैजिक का मतलब क्या हो गया, जादू, और ट्रिब्यूट का मतलब हो गया श्रद्धांजलि। अब ये बताओ, कह रहे हैं शुरू से अंत तक डिफेंडेंट्स के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ वो एक कानूनी प्रक्रिया का खुला मजाक था। तो क्या लगाओगे, उसकी मोकरी, मजाक उड़ा दिया, एकदम मजाक बना रखा है कानूनी प्रक्रिया का। तो पहला वाला ऑप्शन लगेगा। यहाँ न तो ट्रिब्यूट है, न मैजिक है, और न स्लरी है। ठीक है, तो आओ अपने 14वें नंबर पर। तो 14वें में क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ दिया है इडियम और लिखा है इन द ग्रूव। तो इन द ग्रूव है, ठीक है। इडियम इन द ग्रूव का क्या मतलब होगा बताओ। इसका मतलब होता है कि कोई परफॉर्म, आप बहुत अच्छे से कुछ परफॉर्म करना शुरू करते हैं, जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से स्टार्ट करते, बहुत बढ़िया से करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि टू म्यूज ऑन इन एन एमलेस मैनर, बिल्कुल नहीं होगा। आगे लिखा है स्टार्टिंग टू परफॉर्म वेरी वेल, हाँ ये हो गया, कोई काम बहुत अच्छे से शुरुआत करना, स्टार्ट करना। तो दूसरा वाला ऑप्शन मिल ही गया, बात खत्म हो गई हमारे लिए। आ जाओ 15 नंबर में। तो 15 नंबर में क्या करना है, देखो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो इसमें किस वर्ड की स्पेलिंग एकदम से करेक्ट है। कनाइवेंस, एक जो वर्ड लिखा हुआ है वो है कनाइवेंस। तो कनाइवेंस की स्पेलिंग जो होती है ना, CONNIVANCE, क्या होगा, CONNI और VANCE। मीनिंग इसकी जानना चाहते हो तो इसकी मीनिंग होती है मिली भगत। ठीक है, मिली भगत। अब तो समझ ही गए होंगे ना मिली भगत क्या होती है। हाँ, तो जैसे किसी मतलब कभी कभी होता नहीं कि अपराधी और अधिकारी दोनों में मिली भगत होती है, साठगांठ होती है, उसको कॉनाइवेंस कहते हैं। स्पेलिंग यही एक सही है, तो बाकी ये तो गलत ही होंगी ना, एक ही तो सही होनी चाहिए। और वही एक वर्ड है जो अलग अलग ढंग से लिखा हुआ है, स्पेलिंग बदल बदल के। तो थर्ड वाली है, आप याद कर लीजिएगा, मीनिंग और स्पेलिंग दोनों। अब आओ अपने क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में देखो फिर ये ब्रैकेटेड पार्ट है। जैसे ही ब्रैकेटेड पार्ट मिला तो आप यहाँ आके देख लो एंटोनिम लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ के देखो कि एनी बुक ऑन एनी सब्जेक्ट, कोई भी बुक जो किसी भी सब्जेक्ट पर हो वो क्या करती है, रिस्क्स इररिलेवेंस, उसमें खतरा होता है इररिलेवेंस का। इररिलेवेंस का मतलब क्या हुआ कि जो टॉपिक है कभी कभी उससे हट के उससे इररिलेवेंट चीज़ें लोग दे देते हैं, या स्मॉलनेस, उसमें स्मॉलनेस हो सकती है कंपेयर्ड टू दिस बिहीमोथ। तो दिस बिहीमोथ, बेहमोथ क्या चीज़ होती है बताओ। बेहमोथ कोई भी एनिमल जो बहुत विशाल काय हो। वैसे इसको अरबी घोड़े को कहते हैं, अरबी मतलब जो अरब में घोड़े पाए जाते हैं उनको। और यहाँ पर जो यूज हुआ है, कोई भी विशाल जानवर, विशाल जानवर बहुत बड़े आकार का होना चाहिए। ठीक है, जानवर। अब यहाँ आ जाओ दूसरे अब ऑप्शंस में, और लिखा है मिडगेट। मिडगेट का मतलब क्या होता है, बौना, अंडर साइज्ड। क्या होगा, बौना या अंडर साइड। तो ये बहुत विशाल जानवर होता है, जिराफ या हाथी की टाइप का समझ लो। और ये लिखा है बौना, तो एंटोनिम तो हमको यही मिल गया ना। अब देखो और वर्ड देख लो, कोलोसस। कोलोसस का मतलब क्या हुआ, कोलोसस मतलब बहुत विशाल, आकार में बहुत बड़ा, कोलोसल होता है, बहुत विशाल आकार का, हाथी की तरह। मॉन्स्टर का मतलब क्या होता है, दैत्याकार, ये भी बहुत विशाल आकार का होगा, बस जानवर हटा दो इसमें से। और ड्रीडनाउट, तो ड्रीडनाउट क्या चीज़ होती है, देखो ये होता है वारशिप। वारशिप समझ रहे हो,
ये पानी वाली जहाज है जिससे कोई सामान वामान नहीं, बल्कि युद्धपोत कहते हो। हिंदी में क्या कहते हो? युद्धपोत। जो सेना के पास होता है, नेवी के पास होता है पोत, जिसमें लड़ने के सामान रखे होते हैं, उस पर से हवाई जहाज वगैरह भी उड़ सकते हैं, उसको कहते हैं ड्रेडनॉट। आंसर आपको मिल चुका है पहले से ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है आपको? 4 सेंटेंस दिए हैं, स्टेटमेंट देखो तो क्या होगा? करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो इन चारों में से 3 में कोई ना कोई स्पेलिंग गलत होगी। एक है जिसमें सारी स्पेलिंग सही होंगी, उसी को आपको ढूंढना है। तो हम पहले में देख पा रहे हैं कि रिसिप्ट की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि रिसिप्ट में सी के बाद ई पहले होता है, आई बाद में होता है, RECEIPT, तो ये गलत हो गया, मतलब इनका काम खत्म हो गया। दूसरा लिखा है दे सुपरसीडेड, सुपरसीडेड तो सही है, द ओल्ड स्टैचू विद न्यू वन। ठीक है, तो इनकी स्पेलिंग तो मुझे एकदम से ठीक लग रही है। सुपरसीडेड की भी सही, SUPER SEDED, ये भी ठीक है, ओल्ड है सही, स्टैचू भी सही है, और विद अ न्यू वन ये भी सही है। तो ये दूसरा वाला आपका आंसर हो गया। ठीक, तीसरे में देख लो तो रिदम की स्पेलिंग गलत है, RHYTHM होता है, ई नहीं लगता है, तो ये वाली गलत हो गई। और दे विल बी सेलिब्रेटिंग 12th, 12th में देखो TWEF होता है, TWEL होगा, ठीक है, नहीं 12th, हाँ 12th ऐसे L होगा, तो L लिखा ही नहीं उन्होंने, फिर F आना चाहिए, 12th ऐसे होता है। ठीक है, समझ गए? तो इसमें 12th की स्पेलिंग गलत हो गई, 3 गलत हो गए, एक सही है जो मैं आपको बोला था। कौन वाला? दूसरा वाला सही हुआ। अब आ जाओ अपने 18 नंबर पे। 18 में क्या करना है? देखो इतना अंडरलाइंड है, अंडरलाइंड होने का मतलब ये हुआ कि इम्प्रूवमेंट, इडियम या साइनोनिम एंटोनिम। तो यहाँ दिया है क्या ऑप्शन में? नो इम्प्रूवमेंट, मतलब वहाँ करना क्या है अब तो समझ गए ना। चलो आओ, लिखा है द रैबिट वाज रिमेन स्टेशनरी। वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सवाल ही नहीं होता ना, कई बार, अभी आज ही 2 बार बता चुका हूँ, वाज के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो ING फॉर्म। तो रैबिट वाज रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी लिखा हुआ मतलब एक जगह पर स्थिर रहा, खड़ा रहा। ठीक है, टू अवॉइड बीइंग सीन, मतलब कोई उसको देख ना ले, इसलिए वो जहाँ था वहीं पर एकदम हिले डुले बिना रुका रहा। तो यहाँ पे देखो एक्टिव वॉइस भी है, एक बात तो ये भी है कि ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि स्टेशनरी एकदम शांत खड़े रहने का, रुके रहने का काम खरगोश ने ही किया है। ये सब्जेक्ट भी है और ये डूअर भी है, सब्जेक्ट और डूअर एक ही है, तो एक्टिव वॉइस होगा, जिसका मतलब वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगाना ही नहीं है। यहाँ हमको क्या लगाना है? सीधे सीधे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये वाज रिमेन को हटाओ और यहाँ क्या कर दो? रिमेन्ड। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस होगी बेटा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? रिमेन्ड स्टेशनरी, ये लिखा है रिमेन्ड स्टेशनरी, ये लगा दो। वर सवाल ही नहीं होता लगने का, और रिमेन प्रेजेंट में आ जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला वाला हो गया ऑप्शन। अब आ जाओ अपने 19 में। तो 19 में करना क्या है जरा ये देखो, खाली जगह दिया हुआ है। आ जाओ, द नेसेसिटी ऑफ रजिस्टिंग, नेसेसिटी मतलब जरूरत, आवश्यकता, ऑफ रजिस्टिंग द डैश डिमांड्स ऑफ द प्रॉफिट्स लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू रूल्स फॉर डिस्टिंग्विशिंग ट्रू एंड फॉल्स प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि डैश डिमांड, कैसी डिमांड हो सकती है बताओ। तो पहले ऑप्शन से देखो, ऑप्शन लिखा है अनइम्पीचेबल। अनइम्पीचेबल का मतलब क्या हुआ? एकदम से क्लियर, एकदम से स्पष्ट, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो कहा द नेसेसिटी ऑफ रेजिस्टिंग, रेजिस्टिंग मतलब विरोध करना, तो विरोध करने की ज़रूरत है। द क्लियर डिमांड ऑफ, तो जो क्लियर डिमांड, देखो अगर एकदम से स्पष्ट डिमांड है तो उसमें रजिस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, तो ये हटा दो। अनइम्पीचेबल, इम्पीचेबल मतलब क्या होता है? जो स्पष्ट ना हो। अनइम्पीचेबल मतलब जो एकदम से क्लियर हो। इररिपेयरेबल का मतलब क्या हुआ? जिसकी आप भरपाई नहीं कर सकते। तो अगर ऐसी डिमांड है जिसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? नेसेसिटी, उसमें मतलब उसको रजिस्टर करने की नेसेसिटी ही नहीं होगी, तो ये भी कहानी खत्म हो गई। रिलेंटलेस का मतलब होता है सतत, निरंतर, लगातार। सतत कुछ ज़्यादा शुद्ध हिंदी नहीं हो गई। अरे रिलेंटलेस मतलब कंटिन्यूअस समझ लेना। और एक रिलेंटलेस का मतलब होता है निष्ठुर, मतलब काइंड, अनकाइंड या क्रूएल भी हो सकता है। तो डिमांड तो क्रूएल नहीं होगी, वो हटा दो। रिलेंटलेस कोई पर्सन होता तब लगाते। डिमांड है तो डिमांड कैसी हो सकती है? सतत, मतलब निरंतर, कंटिन्यूअस डिमांड, ये ठीक लग रहा है। और इम्पर्टर्बेबल का मतलब क्या होगा? कि जो आदमी मतलब परेशान नहीं हुआ है, जो अविचलित है,
परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, जब कुछ लोग विचलित हो जाते हैं, एकदम से घबरा आ जाते हैं, जब उनको ये समझ में आता है हे भगवान अब क्या करें, तो मतलब परटर्ब्ड हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इम्परटर्ब्ड हो गया तो क्या हो गया, अविचलित है, जो घबराता नहीं है। तो इम्परटर्बल डिमांड तो नहीं होगी, डिमांड के लिए भी सूटेबल नहीं है। डिमांड के लिए वही है सतत, निरंतर, लगातार के लिए रिलेंटलेस वर्ड ही ज़्यादा सूटेबल है। अब आ जाओ अपने 20 वाले पे। तो 20 वाले में क्या है, देखो एक वर्ड दिया हुआ है जिसका मतलब साइनोनिम या एंटोनिम होगा। देखो यहाँ साइनोनिम पूछ रहे हैं तो इन्हीं में से ढूंढो। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, फ़ायदा है, लाभ है। वेंजियंस क्या होता है, वेंजियंस होता है रिवेंज बेटा। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला, प्रतिशोध लेना। तो ये तो लग नहीं पाएगा। एडवांटेज का मतलब क्या हो, फ़ायदा, और ये रिवेंजियंस बदला, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। और बून का मतलब क्या होता है, वरदान। वरदान में आपको फ़ायदा हो सकता है, वरदान होगा तो क्या होगा, आपको लाभ होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। अनफ्रॉक क्या चीज़ होगी, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है। तो अनफ्रॉक का मतलब क्या होता है, अनफ्रॉक का मतलब जब आप कोई पद ग्रहण करते हैं। पद ग्रहण का मतलब जैसे आपको हम प्रधानमंत्री बना दें, ठीक है ना, खुशी हो जाओ मन मन, ठीक है। जैसे आप कोई पद ग्रहण करते हैं, आप जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर हो जाते हैं या प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो पद ग्रहण करते हैं, आप अनफ्रॉक कर रहे हैं अपने आप को। वाइटल का मतलब क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो शुरू में पहला क्वेश्चन भी वही था, वाइटली। तो वाइटली वहाँ नहीं होना था, वाइटल होना था, तब मैंने आपको पढ़ने मतलब बताया था। वाइटल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, यही बोन। एडवांटेज मतलब फ़ायदा, लाभ, बोन मतलब वरदान होता है, इसमें भी आपको फ़ायदा होता है, बोन लगाओ। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 से लेकर 25 तक की कहानी क्या होती है, बहुत अच्छी तरह से जानते हो क्या करना है। एक पैराग्राफ होगा, 5 खाली जगहें होंगी, वहीं पे आपको भरना होगा। चलो पढ़ के देखते हैं। तो पहले लिखा है पंपकिन। पंपकिन क्या होता है जानते हो ना, कद्दू। कद्दू सब लोग आई थिंक सब जानते हो, कद्दू को मैं दिखाने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो कद्दू कंटेन हाई लेवल ऑफ डैश, कद्दू में बहुत हाई लेवल की डैश चीज़ पाई जाती है। यहाँ लिखा सप्लीमेंट, सेंटीमेंट तो नहीं होगा, और एटम्स भी नहीं होंगे। कद्दू में क्या होगा, सप्लीमेंट्स या एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये इन दोनों में से एक चांस लेना पड़ेगा हमें। हो सकता है आगे चल के कुछ हेल्प मिल जाए, या नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, आगे पढ़ के देखते हैं। आगे लिखा कि दीज आर, मतलब जो भी चीज़ यहाँ होगी, दीज आर मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल होते हैं दैट फाइट हार्मफुल फ्री रेडिकल्स, जो हार्मफुल फ्री रेडिकल से फाइट करते हैं। अगर ये फाइट करते हैं तो क्या होगा, तब सप्लीमेंट नहीं एंटीऑक्सीडेंट होगा। ठीक हो गया ना, इसीलिए कहते हैं थोड़ा आगे पढ़ के देख लो, उसके बाद भरो। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये फाइट करते हैं या लड़ते हैं, किससे लड़ते हैं, हार्मफुल फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। अ डैश ऑफ अनस्टेबल मॉलिक्यूल दैट कैन समटाइम, तो ये एक प्रकार का अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है। तो एक प्रकार यहाँ लगाओ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, ऐसा एक प्रकार का अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो कि दैट कैन समटाइम्स डैश डैमेज, जो कि कभी कभी नुकसान भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, कारण बनना, दैट कैन काज डैमेज, तो कारण बनने के लिए लगाओगे टू आवर सेल्स विच में कॉज, ये देखो यहाँ फिर काज लग गया ना, तो जिसका रिजल्ट ये हो सकता है, जो इसका भी कारण हो सकता है। तो यहाँ जो कॉज लगा हुआ है, यही कॉज उठा के तीसरे नंबर पर भी लगा दो, हो सकता है यही ऑप्शन दे। तो इन्होंने कहा कि विच में कॉज एजिंग, एजिंग मतलब जिससे हो सकता है आदमी को जल्दी बुढ़ापा दिखाई देने लगता है, एंड कंट्रीब्यूट टू डैश डिजीज, और वो ओवर टाइम डैश डिजीज मतलब कोई डिजीज होगा, किसी तरह की बीमारी होगी, इस तरह की बीमारियों को कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हो सकता है कई सारी बीमारियों के लिए हो जाए, कई बीमारियों को कंट्रीब्यूट, डिजीजेज लिखा हुआ है ना, तो ये डिजीजेज देखने के बाद मन में ये आ रहा है कि वो अनेक या कई बीमारियों को कंट्रीब्यूट कर सकता है। आगे कह रहे हैं वाइल सम एक्सीडेंट्स अकर, देखो ये आ ही गया। इन्होंने कहा कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स अकर होते हैं डैश इन आवर बॉडी, मतलब अपने शरीर में अपने आप, अदर्स वी गेट फ्रॉम फ्रूट्स, और बहुत सारे को हम फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स से पाते हैं, जैसे कद्दू वाला है, कुछ को हमारी शरीर खुद बना लेती है। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की बात हो रही है। अब तो एकदम कन्फर्म हो गया ना कि इस वाले में क्या लगाओगे, एक तो यहाँ फाइट कर रहा है, दूसरे यहाँ एंटीऑक्सीडेंट के बारे में बता रहा है कि कुछ हमारी शरीर खुद बनाती है, कुछ हमको सब्जियों से मिल जाते हैं, और यहाँ पंपकिन सब्जी से ही मिल रहा है, तो इसका मतलब एंटीऑक्सीडेंट्स की ही बात हो रही है 3rd नंबर पे। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर नंबर 2 के लिए। यहाँ क्या करना होगा,
तो ये एक प्रकार का अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, एक प्रकार का। तो एक प्रकार में क्या लगाओगे, अ टाइप ऑफ, यही लगेगा। अब पैटर्न ऑफ नहीं, मॉलिक्यूल का वो पैटर्न नहीं है, ना टर्म है ना सब्जेक्ट है, मॉलिक्यूल का एक प्रकार है, टाइप लगाओगे। पढ़ते समय भी यही आया था, अब भी यही आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में आ जाओ, आपका फिलर नंबर 3 में क्या लगाना है, ये है आपको। तो इन्होंने कहा कि ये ऐसा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सेल्स को डैमेज करे। तो डैमेज करने के लिए क्या होगा, प्लांट टू डैमेज, ट्रेड टू डैमेज, फॉल डैमेज या काज डैमेज। तो हाँ, उसके नुकसान का कारण बन सकता है, काज लगाओगे। और वैसे भी मैंने कहा था यहाँ पे ऑलरेडी एक बार लगा हुआ है इसी सेंस में जो एजिंग को कॉज करता है, एजिंग का कारण बनता है। अब चौथे नंबर पे आओ, कंट्रीब्यूट टू डैश डिजीजेस। ध्यान रखना डिजीजेस लिखा हुआ है, हालांकि आगे वाले में भी है। तो यहाँ देखो डैश क्या है लिखा है ना, कंट्रीब्यूट टू डैश डिजीजेस। डिजीजेज ये प्लूरल में लिखा हुआ है। तो वेरियस डिजीजेज, कई सारी बीमारियों में ये कंट्रीब्यूट कर सकता है, बिल्कुल बीमारियों को बढ़ने में योगदान दे सकता है। अब न्यूट्रल डिजीजेज, दैट कैन कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रल डिजीजेज। नहीं, न्यूट्रल लग ही नहीं, न्यूट्रल हो जाएगा तो कोई कुछ में कंट्रीब्यूट क्या करेगा कोई। रेफरेंसेस डिजीजेज या स्पॉटेड डिजीजेज नहीं, वेरियस डिजीजेज, ठीक है। आगे लिखा है कि व्हाइल सम एंटीऑक्सीडेंट्स अकर डैश इन आवर बॉडी। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में क्या होते हैं, अपने आप ही होते हैं। तो अपने आप हमारे शरीर में डेवलप होते हैं, तो नेचुरली होंगे कि कैजुअली होंगे। तो जाहिर सी बात नेचुरली होंगे, कैजुअली नहीं होंगे, सिस्टमेटिकली भी नहीं होंगे। नेचुरली अपने आप मतलब नेचुरली, इनफॉर्मली भी नहीं होगा। तो अपने आप होने का मतलब नेचुरली वो डेवलप होते हैं। तो भैया ये देखो आपका क्या था, सेट नंबर 9। और सेट नंबर 9 के भी 25 क्वेश्चन हो गए। तो 25 × 9 कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आई थिंक 25 क्वेश्चन लग चुका, ठीक है ना। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। और इसी के साथ ये सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अब अगला होगा 8 तारीख का, ठीक है। ये 4 का था, 5, 6, 7 में कोई पेपर नहीं हुआ था, फिर हुआ था 8 मई को, ठीक है। तो 8 तारीख को, 8 मई के मॉर्निंग वाला, दोपहर वाला और इवनिंग वाला शिफ्ट हम लोग करेंगे। तो फिर वेट करिएगा, मिलेंगे हम लोग कल इसी समय पर, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ठीक है।